वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लें कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको हम कमांड सेंटर मान लें, तो जो हमारे पास राइबोसोम्स क्या है, वो क्या है, एक प्रोटीन फैक्ट्री है या वो मशीन है। यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम्स को कमांड देता है और राइबोसोम्स क्या करते हैं, उस कमांड को लेके वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो काम किस वे में करते हैं? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में आपको मेन दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, यानी रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और फिर क्या होता है, ये आरएनए जो होता है ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में निकलने के बाद फिर क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करेंगे, इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होने के बाद ये अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यानी कि न्यूक्लियस ने क्या किया, आरएनए की फॉर्मेशन की। तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले एयूजी, जीयूजी, कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है वो आप मान सकते हैं। तो यानी कि ये वाला सीक्वेंस हमारे पास किस में प्रेजेंट है, ये एमआरएनए में सीक्वेंस ये प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगे, इस जो एमआरएनए हमारे पास बना है इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस है जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये क्या काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऑफ द आरएनए उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन्स। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस को या एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन में इन्होंने वहां पर कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ पर वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो वहां पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। और जो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो वहां पर क्या होते हैं, वो 70S टाइप के भी होते हैं और 80S टाइप के भी प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक की 70S टाइप प्रेजेंट है और जो यूकैरियोटिक की 70S टाइप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये बिल्कुल सेम होते हैं। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो यूकैरियोट की जो 70S जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से वो ड्राइव्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमें 80S राइबोसोम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये जो 70S है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो 80S जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे, या फिर ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो ईआर की मेम्ब्रेन होती है उसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस मीन्स कि जो उसका साइटोप्लाज्मिक सरफेस है वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक। और जो हमारे पास 70S टाइप के होते हैं, तो अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, तो ये हमें मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे पास 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 70S है और 80S है, इसमें क्या मेन डिफरेंस है और इनकी कंपोजिशन क्या होती है। तो देखिए, जो आरएनए होता है वो हमारे पास मेनली 3 टाइप का होता है, mRNA, tRNA एंड rRNA। तो जो राइबोसोम्स में क्या होते हैं, वहां पर rRNA प्रेजेंट होता है और वहां पर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है तो उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो देखिए, अगर हम इसको जो हमारे पास 70S टाइप का जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसमें हमारे पास 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ये जो लार्जर सब यूनिट हमारे पास प्रेजेंट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 50S सब यूनिट कहते हैं। और जो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 30S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास S है उसका क्या मीनिंग है। तो S को हम क्या कहते हैं, 1S को अगर हम लिखें, इसकी यूनिट्स को लिखें, तो वो क्या होती हैं, 1 × 10⁻³ सेकेंड्स। यानी कि जितनी ज्यादा क्या होगी S की वैल्यू होगी, तो
वो क्या होगा, उतना ही जल्दी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर में जल्दी से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में एस की वैल्यू कितनी होती है, वो 80s होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कितनी होती है, वो 70s टाइप की होती है। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जल्दी से सेडिमेंट हो जाते हैं अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट होती है तो उसमें हमारे पास दो सब यूनिट मेनली हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो ये क्या होती है, 23s टाइप की होती है, और क्या होती है, ये 5s टाइप की होती है। आप समझ रहे हो ना, जितनी ज्यादा यहाँ पर सेडिमेंटेशन एस की वैल्यू होगी उतना जल्दी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर वो सेडिमेंट हो जाएगा। यानी कि जितना बड़ा वैल्यू होगी इसकी, यानी कि वो सब यूनिट है वो उतनी ही ज्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद जो हमारे पास 30s टाइप की होती है, इसमें इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर, तो इसमें सिर्फ हमें एक ही टाइप की सब यूनिट देखने को मिलती है, या एक ही टाइप का हमें rRNA देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं 16S rRNA। ठीक। और अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो इसमें क्या होती है, जो लार्जर सब यूनिट होती हैं इसमें अराउंड 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो 34 प्रोटीन्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम बात करें स्मॉलर सब यूनिट की, तो इसमें क्या होती है 21 डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास वहाँ पर हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये जो मैंने अभी बनाया है, ये 70s टाइप का राइबोसोम्स बनाया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम की तरह होता है, और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है या क्लोरोप्लास्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है प्लांट के केस में, तो ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो 70s है, और यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं 70s को, तो इसमें हमारे पास दो सब यूनिट हमें देखने को मिल रही हैं, 50s टाइप एंड 30s टाइप। तो अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, प्लस करने के बाद 80s होना चाहिए। देखिए जो हमारे पास सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये एडिटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि अगर हम इसको प्लस करने से नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। वहां पर जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मास उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा। यानी कि अगर हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर हमने इन यूनिट्स को कंबाइन किया तो मास तो इतने प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर नीचे वाली यूनिट ज़्यादा बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। यानी हमें प्लस करने के बाद जितना मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता, उससे थोड़ा ही हमें कम वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें 80s टाइप का वहाँ पर हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक। और अगर हम बात करते हैं इसकी लार्जर सब यूनिट की, तो वो कौन से टाइप की प्रेजेंट होती है, वो होती है 60s टाइप की। और स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है, वो 40s टाइप की प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 100s, लेकिन ये 100s नहीं आता है, ये कितने s आता है, ये 80s आता है। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो एडिटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि हम उसे प्लस नहीं कर सकते। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंट कौन कौन से टाइप की यूनिट्स प्रेजेंट है और कितने डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट है इन लार्जर एंड जो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है उसमें। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 60s टाइप की। तो इसमें जो यूनिट प्रेजेंट होती है सबसे बड़ी क्या होती है, इसमें 28s टाइप की होती है, और दूसरी क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर 5.8s टाइप की होती है, और थर्ड वन क्या होती है यहाँ पर 5s टाइप की होती है। और इसमें जो सब यूनिट्स होती हैं डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं यहाँ पर हमने देखने को मिलती हैं अराउंड 44। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट है, ये पूरी करेक्ट नहीं है। यानी कि अगर आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो आपको ये अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी। तो देखिए जो हमारे पास 40s होती है उसमें हमें क्या सब यूनिट देखने को मिलती है, उसमें हमें देखने को मिलती है 80s टाइप की देखने को मिलती है। और प्रोटीन्स इसमें कितनी होती हैं, अराउंड 33 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो उनकी लोकेशन क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं उनकी लोकेशन क्या होती है, वो साइटोप्लाज्म होती है।
अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उसमें जो 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं, और प्लांट सेल्स में वो किस में देखने को मिलते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास बाउंडेड फॉर्म में, या जो हमारे पास 80S जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो साइटो जो प्लाज्म है उसमें फ्रीली फ्लोट करते हैं, या फिर जो ER की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर वो बाउंडेड फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ER की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ वो कंटिन्यूस होती है, और जो उसकी मेम्ब्रेन होती है ER की मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाओगे तो ये मैंने क्या बनाया है, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन। तो फिर क्या होता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये ER की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये 80S टाइप के होते हैं, ये 70S टाइप के नहीं होते। फिर देखिए एक मेन डिफरेंस ये भी होता है कि जो साइटोप्लाज्म में या ER की जो मेम्ब्रेन में होते हैं वो अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साइटोप्लाज्म में हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं तो वो किस किस टाइप की प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो देखिए जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे पास प्रोटीन होती हैं उसकी फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। दूसरा वो क्या करेंगे, जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं उसकी प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। तीसरा वो क्या करेंगे, वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसकी फॉर्मेशन करने का ये काम करते हैं। ठीक, अब देखिए ये और क्या करते हैं, जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, आपको पता होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें दो टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं ये मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो जो हमारे पास इंट्रिंसिक या इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो ऐसे प्रेजेंट होती है, और एक्सट्रिंसिक क्या होती है, या तो वो साइटोप्लाज्म वाली साइड पे ऐसे प्रेजेंट होगी, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बाहर वाली साइड प्रेजेंट होगी। तो जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो एक्सट्रिंसिक टाइप की तो होती हैं लेकिन वो इंटरनल टाइप की होती हैं, यानी कि ये क्या होंगी, ये साइटोप्लाज्मिक साइड जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ER के ऊपर बाउंडेड फॉर्म में जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो कौन कौन सी प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो ER की मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो ये क्या करेंगे, जो गोल्जाई मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं उसकी फॉर्मेशन करने का काम करेंगे, गोल्जाई में जो हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। दूसरा ये ER यानी जिन प्रोटीन में ER के अंदर ही काम करना होता है उसकी फॉर्मेशन करने का ये काम करते हैं। अब देखिए थर्ड वन क्या है, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करेंगे, लाइसोसोम की प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का ये काम करेंगे। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर मैंने क्या बताया, एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स होती है वो दो टाइप की होती है। जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम थे वो ये वाली एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम कर रहे थे जो कि साइटोसोलिक साइड पर प्रेजेंट है, लेकिन ये वाले जो ER मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंडेड फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन का तो काम करते ही करते हैं उनको बनाने का, लेकिन ये कौन से साइड पर प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती है हमारे पास जो आउटर सरफेस में प्रेजेंट है ER की, सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड में। फिर ये क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है यानी इंटरनल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन करने का वहां पर ये काम करते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं, उनकी यूनिट कंपोजिशन क्या होती है, उनकी सब यूनिट कंपोजिशन क्या होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, दूसरी क्या होती है वहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट होती है। और फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास साइटोसोलिक जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो कितने टाइप के हैं,
और वो कौन कौन सी प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास ईआर के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंडेड फॉर्म में जो राइबोसोम्स है वो कौन कौन सी प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब हम ये बात करेंगे कि जो राइबोसोम्स में डिफरेंट टाइप की सब यूनिट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी अलग अलग काम करती हैं। तो सबसे मेन फंक्शन क्या है, जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अमाइनो एसिड का ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये मान लो कि ये है आपका mRNA और ये इसका 5 प्राइम साइड है और ये इसका 3 प्राइम साइड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, राइबोसोम्स बाइंड कर गए। तो देखिए राइबोसोम्स में भी हमारे पास 3 साइट्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ये और ये और ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ठीक, तो सबसे पहले जो अमाइनो एसिड आती है वो क्या होती है, वो पी साइट पर आती है। यानी सबसे पहले जो टीआरएनए आएगा उसके ऊपर कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगी, सबसे पहले वाली अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर आएगी। उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड वन टीआरएनए, जो सेकंड अमाइनो एसिड को लेके आएगा, सेकंड टीआरएनए, वो ए साइड के ऊपर बाइंड करेगा। तो इसने क्या किया, आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बाइंडेड फॉर्म में है फर्स्ट अमाइनो एसिड और ये यहाँ पर क्या है, सेकंड अमाइनो एसिड। इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, आप थर्ड वन जो हमारे पास राइबोसोम है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो अमाइनो एसिड है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थोड़ा ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो अमाइनो एसिड है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। तो उसके ट्रांसफर होने के बाद फिर क्या होता है, इस साइड पर यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड यहाँ पर बाइंड हो जाती है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड आपके बाइंड हो गए। यानी कि राइबोसोम के अंदर ही कुछ सब यूनिट आपकी प्रेजेंट है जो कि क्या कर रही हैं, इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कर रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो इसमें जो सब यूनिट प्रेजेंट है वो इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं। पेप्टाइडल का मतलब है कि आप ये मान सकते हो कि अमाइनो एसिड का ट्रांसफर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमाइनो एसिड 1 का ट्रांसफर कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। यानी कि अमाइनो एसिड पी साइड से कहाँ पर मूव कर रही है, वो ए साइड पर मूव कर रही है। और ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो बड़ी सब यूनिट होती है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो उसकी 20s सब यूनिट में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तो उसकी जो बड़ी सब यूनिट होती है यानी कि 60s टाइप की, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें भी फर्दर सब यूनिट होती है। तो उसमें जो 28s टाइप की होती है हमारे पास सब यूनिट, तो वो क्या करते हैं, वो इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का काम करते हैं। यानी कि इसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन की चेन है वो बड़ी होती रहती है। तो आप यहाँ पर ये समझने के लिए लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अब जो हमारे पास 4th राइबोसोम बाइंड कर गया, अब क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी बाद में। यानी यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 अमाइनो एसिड अटैच हैं और यहाँ पर क्या है, तीसरा हमारे पास क्या आया, टीआरएनए आया। उसके बाद ये जो हमारे पास चेन है 2 अमाइनो एसिड की, ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये 2 अमाइनो एसिड वाली चेन है ये कहाँ पर ट्रांसफर होगी, ये यहाँ पर ट्रांसफर होगी। और ये जो टीआरएनए है ये लीव कहाँ कर जाता है, ये एग्जिट साइड से लीव करके बाहर चला जाता है राइबोसोम के बाहर। तो देखिए जब प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती तो ये जो राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होती हैं ये अलग अलग प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक, लेकिन जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है तो ये क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप ये समझ लीजिए जब प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होती तो एक ये मान लो बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी है, ये ऐसे साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रही हैं। लेकिन जब इनको प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है तो ये क्या करती हैं, ये एमआरएनए के ऊपर ऐसे बाइंडेड फॉर्म में हो जाती हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं ताकि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन वहाँ पर वो कर सकें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी मेन लोकेशन क्या होती है। थैंक यू।